अभी हम पिछले क्लास में सीखे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इसे देखा नहीं होगा और देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा सीखा होगा। आज हम बात करते हैं जो आज़ाद हिंद फौज है, आज़ाद हिंद फौज का एक अंतिम अध्याय है कि आज़ाद हिंद फौज ने क्या क्या कृत्य किए। ठीक है, बैठ जाइए, क्यों खड़े। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज ने क्या क्या किया, तो उसमें हम देखा था कि आज़ाद हिंद सरकार बन चुकी थी। आज़ाद हिंद सरकार कहाँ बनी थी, तो आपने देखा था सिंगापुर में बनाई गई, है ना। आज़ाद हिंद सरकार सिंगापुर में बनाई गई थी और 6 नवंबर 1943 को हमने देखा कि जापान ने हमें अंडमान गिफ्ट में कर दिया, कहा भैया इसे ले लो और यहाँ से जाकर के जो कूटने के लिए अपनी रणनीतियां बनाई, है ना। इस प्रकार से आगे चलते चलते हम पहुंच गए थे रंगून। और रंगून में जब हम पहुंचे तो वहां पर रंगून में हमने ब्रिटिशर्स को कूट काट के हमने क्या किया, भगा दिया अपनी जापानी सेना के साथ। और इस प्रकार से अंततः ये सब कांड हो चुके थे, जिनमें से हम जाकर के एक समय है मार्च 1943 में, मार्च 1944 में जाकर के हमने अराकान पर अधिकार कर लिया। अराकान क्या है, तो आप जानते हैं जब हम म्यांमार और इंडिया के बीच में देखेंगे तो पूर्वोत्तर भारत में एक पर्वत पड़ता है जिसे अराकान योमा पर्वत कहते हैं। इस पर बेशकीमती लकड़ियां होती थी जिन पर अंग्रेजों का एक छत्र अधिकार था। वो सभी खरगोश जंगल काट काट करके पूरी तरह से लकड़ियों को अपने यहाँ पर धकेल ले जा रहे थे और उसमें विशेष प्रकार से लग्जरियस वस्तुओं का निर्माण कर रहे थे। जैसे आप समझ सकते हैं कि वो लकड़ियां कीमती कहाँ से ले जा रहे थे, हमारे ही यहाँ से ले जा रहे थे और ये सभी प्रकार से जंगल को नुकसान कर रहे थे और जंगल को नुकसान पहुंचा रहे थे, जिसके चलते हमने अराकान पर अधिकार कर लिया। ध्यान रहे, मार्च 1944 में हमने अराकान पर अधिकार कर लिया और 14 अप्रैल 1944 को हमने मणिपुर को जीत लिया। इसको 14 अप्रैल 1944 को हमने मणिपुर को जीतकर मणिपुर पर कब्जा कर लिया और यहाँ से अंग्रेजों को खदेड़ दिया। यहीं पर हमने आज़ादी का झंडा पहली बार लहराया। जब मैंने आज़ादी का झंडा पहली बार अर्थात आज़ाद हिंद फौज ने लहराया 14 अप्रैल 1944 को। ठीक है, उसके बाद आगे चल करके मई 1940 को हमने कोहिमा पर भी कब्जा कर लिया, अर्थात हमारी फौज ने कोहिमा पर कब्जा कर लिया, क्योंकि आप जानते हैं जो फौज है ये 6 ब्रिगेड में विभाजित थी। ये मणिपुर का जो क्षेत्र है ये आज का नागालैंड मणिपुर ही था। तो यहाँ पर कोहिमा में एक क्षेत्र है मोइरांग जो है ये क्या है, अंग्रेजों का हेडक्वार्टर था। आपसे अगर कभी पूछा जाए कि बताइए आजाद हिंद फौज के समय जो मुख्य रूप से हेडक्वार्टर था अंग्रेजों का पूर्वोत्तर भारत में कौन था, तो मोरांग था। क्या था, मोरांग। अगर पेपर में आया तो अच्छे लोग क्या होंगे, लोग या फोन की तरह हैंग होकर बैठ जाएंगे, है ना। तो मोरांग क्या था, ये हेडक्वार्टर था, इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद जब इस पर पूरी तरह से हमने अधिकार कर लिया तभी नेताजी 6 जुलाई 1944 को अर्थात नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद पार्टी यानी जो आजाद हिंद फौज है, आजाद हिंद रेडियो प्रसारण सेवा के अंतर्गत 6 जुलाई 1944 को नेताजी ने गांधी को संबोधित करते हुए गांधी से आशीर्वाद लेने के लिए इन्होंने कुछ विशेष बातें की, जिस पर इन्होंने पहली बार गांधी को कहा बापू। क्या कहा, बापू। कहा हे बापू अर्थात हे राष्ट्रपिता, हम इस देश की आज़ादी के लिए अर्थात इस मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए हम आपसे क्या आशीर्वाद लेना चाहते, और इस आशीर्वाद के चलते हमें पूरी उम्मीद है कि हम जापान और आज़ाद हिंद फौज के साथ प्रवेश करेंगे और देश को आज़ाद कराएंगे, जिसके बाद हमें कभी भी कोई दूसरा महायुद्ध नहीं करना पड़ेगा। जिसके बाद उत्तर स्वरूप में महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस जी को क्या कहा था, हे राष्ट्रभक्तों के राष्ट्रभक्त। क्या कहा था, हे राष्ट्रभक्तों के राष्ट्रभक्त। तो ध्यान रखेंगे राष्ट्रभक्तों के राष्ट्रभक्त किसे कहा गया है, सुभाष चंद्र बोस जी को कहा गया है। किसने कहा है, मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा हे राष्ट्रभक्तों के राष्ट्रभक्त सुभाष चंद्र बोस। आप ये जानिए कि अगर आप देश के अंदर जापानी सेना के साथ प्रवेश करते हैं तो ये तुम्हारे यानी
आज़ाद हिंद और देश के हित में नहीं होगा। इस बात को समझ जाओगे। ये सारी बातें हो रही थी। फिर अंततः सुभाष चंद्र बोस जी यहीं से 13 अगस्त 1945 सिंगापुर पहुंचते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ घटनाक्रम हो चुका। इसके पहले आजाद हिंद फौज और जापानी सेना भारत पर आक्रमण कर दी और आक्रमण करके पूरी तरह से अंग्रेजों को कूटना शुरू किया। लेकिन जब अंग्रेजों को कूटना शुरू किया तो उसी समय एक समय है, द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा है, उसमें अमेरिका की एंट्री हो चुकी है और अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त को क्रमशः लिटिल बाय और फैट मैन नामक 2 परमाणु बम आकर के जापान के क्रमशः हिरोशिमा और नागासाकी पर धमका दिए अर्थात गिरा दिए, जिससे पल भर में कहे ऐसा रिपोर्ट के अनुसार कि 1 सेकंड में जापान में 80,000 की जो है सिविलियन मारे गए। कितने मारे गए? 80,000 के सिविलियन मारे गए। ठीक है। और जो परमाणु बम गिरा था उसका 29 किलोमीटर क्षेत्र का 29 किलोमीटर चारों तरफ राउंड बना दिया जाए, इतने क्षेत्र में जाकर वो गुबार लेकर के ऊपर उड़ा था। करीब 4 किलोमीटर ऊपर तक ऊपर उड़ा था और फिर कुछ समय के बाद पूरी तरह से अग्नि की वर्षा हुई। क्या हुई? अग्नि की वर्षा हुई और अग्नि की वर्षा के चलते सेकंड भर में क्या हुए? लगभग 80,000 लोग मारे गए एक साथ। ठीक है। ये इतिहास का सबसे बड़ा क्या था? कालासुर मुख था। समझ जाएंगे। और इसमें जाकर के इकट्ठे लाखों की संख्या में इकट्ठे मौत के मुंह में समाहित हो गए थे और ये दुनिया की सबसे पहली त्रासदी थी। ठीक है। और दूसरी बात कभी दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी होगी तो उसकी बाद शायद हम आप सभी अर्थात पृथ्वी पर कोई भी देखने के लिए नहीं बचे। समझ जाएंगे। दुनिया की जब दूसरी सबसे बड़ी त्रासदी होगी तो अर्थात परमाणु बम लगेंगे, क्योंकि परमाणु बम अगर आपके पास है, मेरे पास भी, आपका लगा, मेरा लगा, तो सभी परमाणु बम एक दूसरे के मित्र आपस में एक दूसरे के साथ कभी द्वेष नहीं रखते। ठीक। उन सब का एक संगठन है, हम लगेंगे तो एक साथ करेंगे। ठीक है। इस प्रकार से आप जानिएगा, उनको दगाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती। क्यों? अगर एक दगा तो सब अपने आप दग जाएंगे। वो कैसे? क्योंकि हम आपसे भी दुश्मन है, लेकिन वो सब क्या है? मित्र हैं। वो सब एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। कौन? परमाणु बम। वो कहेंगे भैया हम दगेंगे, पाकिस्तान वाला कहेगा इंडिया भी मारेगा, इंडिया वाला दगा तो कहेगा पाकिस्तान हम भी दगेंगे, वो भी दगेगा, पड़ोस में ईरान दगेगा, सब मिल करके इस प्रकार से पूरा कॉन्टिनेंट क्या हो जाएगा? दग जाएगा। अर्थात इस मानव जाति को ही देखने के लिए दूसरी रास्ते नहीं बची। ठीक। तो ऐसे ही 6 अगस्त 9 अगस्त को जब गिरा दिया तो जापानी सेना पूरी तरह से भाग खड़ी हुई। कहाँ? लौट गई। इस प्रकार से हमारी जो आजाद हिंद फौज है वो अकेले पड़ जाती है। हो गया। और आजाद हिंद फौज के नायक कौन है? उनका नाम है कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इस बात को देखते हुए पूरी तरह से नेताजी चले जाते हैं कहाँ? सिंगापुर। क्योंकि सिंगापुर क्या है? इसका हेडक्वार्टर, वहीं पर इनकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर? कैथे हॉल में। ठीक है। कैथे हॉल में इसकी स्थापना हुई थी और वहीं पर 13 अगस्त 1945 को निकल जाते हैं जापान को। कहाँ पहुँचते हैं? जापान में जाने के लिए सिंगापुर पहुँचते हैं और सिंगापुर में पहुंचकर इंपॉर्टेंट नाम है फार्मोसा एयरपोर्ट। क्या नाम है? फार्मोसा एयरपोर्ट। फार्मोसा एयरपोर्ट पहुंचते हैं। इसके साथ एक नाम है हबीबुर रहमान। पेपर में आता है कि भैया जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं इनका ड्राइवर कौन था, अर्थात इनका असिस्टेंट कौन था, जिसके साथ ये जापान जाने के लिए अंतिम समय में यात्रा शुरू किए थे। उसका नाम क्या है? उसका नाम हबीबुर रहमान है। क्या नाम है? हबीबुर रहमान है। क्या आप ये बता सकते हैं कि जय हिंद को किससे प्रतिपादित किया और किसने आजाद हिंद के लिए फेमस किया था? आप जानते होंगे। ठीक है। तो हबीबुर रहमान के साथ फार्मोसा नामक एयरपोर्ट से 18 अगस्त 1945 को नेताजी उड़ान भरते हैं। ठीक। नेताजी उड़ान भरते हैं कहाँ के लिए? टोक्यो, जापान के लिए। टोक्यो कहाँ की राजधानी है? जापान की। और ये जब उड़ान भरते हैं तभी रास्ते में जा करके एक ताइवान नाम का देश है, ताइवान की राजधानी ताइपे है, यहाँ पर पठार में जाकर के इनका प्लेन मान्यता के अनुसार क्रैश हो जाता है और क्रैश होने के बाद ये कहाँ गए इन दोनों का कभी आज तक पता नहीं चल सका है। इसके लिए अलग अलग थ्योरी अर्थात सिद्धांत है। कुछ लोग कहते हैं कि इनका प्लेन निकला था जर्मनी के लिए और जर्मनी के लिए जब निकला था, अलग अलग सिद्धांत है। लोगों का मानना है
मान्यताएं आप समझ सकते हैं, मान्यताएं कभी एक नहीं होती है क्या? नहीं होती है। कुछ लोगों का मानना है कि जर्मनी के लिए निकले थे और जर्मनी में निकले क्यों? हिटलर से मिलने के लिए, लेकिन जब वहां जाते हैं तो हिटलर पहले ही आत्महत्या कर चुका है। इस प्रकार से हिटलर को नहीं पाते हैं, तभी वहां से जापान के लिए निकलते हैं। फिर पता चलता है कि जापान में मॉस्को के निकट इनका प्रेम कैसे हो जाता है और इस प्रकार से इनका देहांत हो जाता है। अलग अलग यहाँ पर थ्योरीज हैं। ठीक, कौन क्या है अभी इसका कोई खुलासा नहीं हो चुका है, अर्थात नेताजी की मौत एक क्या है, एक रहस्य है। ठीक है, एक अनसुलझे रहस्य के जैसी रह गई है। आज तक हम बात करते हैं क्या नेताजी के जो आजाद हिंद फौज हुई वो कहाँ गई? तो आजाद हिंद फौज आप जानते हैं कि आजाद हिंद फौज पूरी तरह से बिना कमांडर के हो गई है। और आप जानते हैं कोई चीज होता है बिना मार्गदर्शन के वो क्या होता है, एक पशु के समान होता है। चाणक्य ने सीधे सीधे कहा है जो इंसान है एक अशिक्षित प्राणी क्या होता है, सीधे पशु के समान होता है। समझ जाएगा ना? नेतृत्वहीन व्यक्ति क्या होता है, पशु के समान होता है। पशुओं को आपने देखा होगा, नेतृत्वहीन होते हुए कोई नेतृत्व करता नहीं होता। हम तो कहते हैं पशुओं में सबसे अच्छा जानवर होता है तो भेड़ ही होता है क्या? भेड़ को आपने देखा होगा, उसका एक लीडर जो होता है अगर वो कुएं में जाकर के गिरता है तो सब जाकर उसके साथ गिर जाते हैं। सबसे अच्छा लीडर कौन होता है? आप देखा होगा जानवर में। तो ठीक उसी प्रकार से ये सारा काम वो चला होता है। तो अब आजाद हिंद फौज क्या होगी उसको अभी हम अगले पन्नों में देखते हैं। आइए हम देखते हैं क्या सुभाष चंद्र बोस जी की जांच के लिए कोई समिति नहीं बनाई गई क्या? तो भैया नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए आज तक कुल मिलाकर के 3 समितियां बनाई गई हैं। कौन कौन समितियां? तो पहली बार जब नेहरू की सरकार बनती है तो 1956 में शाहनवाज समिति बनाई जाती है। शाहनवाज कौन है? तो आप जानते हैं गांधी ब्रिगेड के क्या है, सेना अध्यक्ष हैं। ठीक है, शाहनवाज समिति बनाई गई 1956 में। इस समय कौन प्रधानमंत्री है? तो भैया पंडित जवाहरलाल नेहरू है। दूसरी बनाई जाती है श्रीमती इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में एक समिति बनाई जाती है जिसे घोषणा समिति कहते हैं, जो 1970 में गठित की गई थी। ठीक है, और ध्यान रहे इंदिरा गांधी को हम आयरन लेडी के नाम से जानते हैं। ठीक, क्यों जानते हैं? क्योंकि आप जानते हैं इन्हीं के समय 2 महत्वपूर्ण अहम कार्य हुए हैं, जिनमें से हमने पूरी तरह से पाकिस्तान से युद्ध लड़ा था। एक नाम है शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में मुक्ति सेना के द्वारा क्या बनाया गया था, बांग्लादेश से गठन किया गया था। इस प्रकार से हम शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का जनक कहते हैं। द फादर ऑफ बांग्लादेश कौन? शेख मुजीबुर रहमान। समझ जाओगे ना? जिनके पुत्र के रूप में विराजमान है वर्तमान में वहां की सत्ता पर श्रीमती हसीना अर्थात शेख हसीना। ठीक है, आप जानते हैं। तीसरी समिति बनाई गई थी मनोज मुखर्जी समिति। ये 1999 में बनाई गई थी। कौन उस समय प्रधानमंत्री के रूप में पद पर आसीन व्यक्ति हैं? ठीक है, बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री बेशुमार है। उनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जिन्हें ईमानदारी यानी हानेस्टी का एक जो है प्रतिरूप कहा जाता है। समझ जाएंगे ना? ये इतने लोगों के द्वारा समितियां बनाई गई। और भी बहुत सारी मान्यताएं हैं, लेकिन इसमें एक बड़ी मान्यता बहुत ही ज्यादा फेमस है, क्योंकि एक है इतिहासकार, इनका नाम है समर गुहा। क्या नाम है? एक इतिहासकार है समर गुहा। इनकी पुस्तक है नेताजी डेड और एलियो। नेताजी का देहांत हो चुका है या भी जीवित है, इनके नाम पर ये पुस्तक लिखी है, नेताजी डेड और एलियो। ठीक, ये लिखी गई है। और इस प्रकार से हम जानते हैं कि जो नेताजी का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को हुआ था। इस प्रकार से नेताजी के बर्थडे को हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। इस प्रकार से ये अध्याय समाप्त होता है और हम सीखते हैं आज़ाद हिंद फौज जब पकड़ी गई तो उसके बाद क्या हुआ, जिसे हम इतिहास में किस नाम से प्रतिबिंबित करते हैं, अर्थात इसे स्थान मिला है। आइए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे आजाद हिंद फौज के संबंध में क्या क्या हुआ आपने पिछले क्लास में देख लिया कि गांधी जी के साथ गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस और गांधी के मध्य वार्ताएं क्या हुई, ये सभी कुछ आपने देख लिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, जो आजाद हिंद फौज है, ये आजाद हिंद फौज अब पूरी तरह से नेतृत्वहीन है। क्या है? नेतृत्वहीन है। नेताजी निकल चुके हैं, जिनकी मृत्यु का समाचार मिलेगा। अभी सुनिए, नेताजी जब निकल चुके होते हैं 13 अगस्त 1945 को जापान के लिए, 18 अगस्त में से निकलते हैं सिंगापुर से। उसके बाद आजाद हिंद फौज का क्या हुआ? आजाद हिंद फौज
इसको ब्रिटिशर्स के द्वारा पूरी तरह से गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके इन्हें कहाँ लाल किले में बंद कर दिया जाता है, क्योंकि जितनी फौज हमारे पास थी उतनी अंग्रेजों के पास रखने के लिए जेलें कम पड़ रही। ठीक है, इस प्रकार से इन लोगों को कहाँ रखा गया, लाल किले में कैद किया गया। और जब लाल किले में कैद किया गया उसे क्या नाम दिया, तो वही हेडिंग है आजाद हिंद फौज आफ्टर नेताजी, यानी नेताजी के बाद क्या हुआ। ध्यान दें, पूरी तरह से आजाद हिंद फौज को अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, गिरफ्तार करके लाल किले में रखा जाता है। और इसी लाल किले में यहाँ पर मुकदमा चलता है। और मुकदमा कब से कब तक चला, तो ध्यान रहे मुकदमा आपका जो चला था ये चला था आपका 5 नवंबर से लेकर 11 नवंबर के बीच में। 5 नवंबर से लेकर 11 नवंबर 1945 के मध्य यह मुकदमा चलता है। और यह मुकदमा दो डेट में चलता है, अर्थात 2 चरणों में चलता है, जिसे ट्रायल फर्स्ट और ट्रायल सेकंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसमें पूरी तरह से आजाद हिंद फौज के बचाव पक्ष का नेतृत्व देश के उस समय के यशस्वी और बहुत बड़े एडवोकेट के रूप में जाने जाने वाले, अर्थात उनका नाम था भूला भाई देसाई। क्या नाम था, भूला भाई देसाई। भूला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर प्रताप सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, अरुणा आशा खली, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड अन्य बहुत सारे बड़े बड़े अधिवक्ता, इन लोगों ने मिलकर के पूरी तरह से आजाद हिंद फौज का मुकदमा लड़ा। क्यों, क्योंकि नेताजी की मृत्यु का समाचार आ गया था। और जैसे ही पता चला कि नेताजी का प्रेम क्रैश हो जाता है, तैसे ही सभी लोग ऐसा कदम उठाते हैं और पूरी जनता आक्रोशित हो जाती है। और वह जनता पूरी तरह से आकर के रोड पर उतर आती है और रोडों पर निकलकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ पूरी तरह से लाल किले को तोड़ दो और आजाद हिंद को छोड़ दो, इस जयघोष के साथ निकल चल पड़ती है और वो लाल किला को बढ़ने लगती है। सोचिए क्या गजब का दृश्य रहा। यहाँ पर बाहर इस तरह से प्रोटेस्ट होते हैं और देश के अंदर हमारे जो महत्वपूर्ण जितने भी नेता थे, राजनेता नहीं, नेता कहे तो हमारे मुख्य हीरो कौन होते हैं, हमारे मुख्य हीरो कौन होते हैं, तो मुख्य हीरो हमारी सेनाएं होती हैं। सेनाओं के दम पर ही वही काम करते हैं। बाकी राजनेता देख रहे हैं एक प्रकार से ये क्या होते हैं, ऑक्टोपस की भांति चिपके हुए होते हैं, आप जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देश में लाल किले में मुकदमा चल रहा था और इस मुकदमे में एक पेपर पूछा जाता है बचाव पक्ष का नेतृत्व किसने किया था। आंसर है भूला भाई देसाई। पढ़ने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद जो पहला पक्ष यानी पहला ट्रायल हुआ, पहले चरण में क्या क्या हुआ, तो पहले चरण में मुख्य रूप से मेजर शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम सिंह सहगल वही हैं जिन्होंने प्रेम किया था, तो कैप्टन प्रेम सिंह सहगल, कर्नल दयाल सिंह ढिल्लो। ठीक है, कैप्टन दयाल सिंह ढिल्लो वही हैं जो नेहरू ब्रिगेड के अध्यक्ष थे। ठीक है, इन 3 लोगों को फांसी दे दी जाती है प्रथम चरण में। भैया आजाद हिंद फौज के मुकदमा जो हुआ, इसमें पहले चरण में किसे किसे फांसी दे दी गई, तो मेजर शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम सिंह सहगल, कर्नल दयाल सिंह ढिल्लो, इन लोगों को फांसी दे दी गई। और दूसरे ट्रायल में जब दूसरा ट्रायल हुआ, तो दूसरे ट्रायल में नाम है अब्दुल राशिद सिंघारा सिंह, क्या नाम है, सिंघारा सिंह, फतेह सिंह, इन 3 लोगों को फांसी दे दी गई। सोचो, इन लोगों के बचाव पक्ष करने के बाद भी ब्रिटिशर्स ने इन लोगों के खिलाफ फांसी दे दी। और इस प्रकार से जब ऐसा हुआ तो ये सभी लोग जितने भी अधिवक्ता थे जनता के बीच में पहुंचते और जनता के बीच में पहुंचने के बाद सारी जानकारी देते हैं, बताते हैं भैया इन सभी लोगों को अब कानूनी तौर तरीकों के हिसाब से छुड़ा पाना पॉसिबल नहीं है। समझ जाएंगे। इस प्रकार से जो जनता है, जनता पूरी तरह से उमड़ पड़ती है और गुस्सा होकर के उमड़ पड़ती है लाल किले पर। लाल किले में वही है आजाद हिंद को छोड़ दो, लाल किले को तोड़ दो, इस जयघोष के साथ आजाद हिंद को घेर लेती है पूरी तरह से, यानी लाल किले को घेर लेती है। घेरने के बाद इस प्रकार से जो समय का तत्कालीन वायसराय है लॉर्ड वेवेल बन चुका है। लॉर्ड वेवेल ने अपने विशेष इस पावर का इस्तेमाल करते हुए समस्त प्रकार से जो दंड होते हैं, दंडों को माफ कर देता है, उसे माफ करना पड़ता है।
मजबूरी में, ठीक है। उसे माफ करना पड़ा क्योंकि वो जानता था कि 1857 की क्रांति में हमारा क्या हाल हुआ था और अब ये हाल होगा। उत्तर प्रदेश की जनता खड़ी हो गई है, अब हमारा क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं, कूट कूट के मार डालेंगे। सही है? अब ये बात को देखते हुए पूरी तरह से आजाद हिंद को बरी कर दिया गया और अब इस प्रकार जो आजाद हिंद फौज है वो आजाद हो गई और यहीं से यह अध्याय समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया समझ में आया होगा कि यूपीएससी हो, नेट हो, पुलिस हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण तथ्य या सवाल बनने की प्रबल संभावना है। हमने कोई भी एग्जाम पॉइंट नहीं छोड़ा है। पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।